हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, जो हम लोगों ने कहा था कि आज से आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी स्पेसिफिकली जेकेपीएसआई के लिए, और जो जेकेएसएसबी के फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में कुछ सब्जेक्ट थे, कॉमन सब्जेक्ट्स को हम पहले शुरू करेंगे। तो आज आपको रिवीजन क्लासेस के रूप में मिलेगी। पहले हम लोगों ने आपको एक डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया है। आज हम लोग एक लेक्चर आपको पहले एक ओवरव्यू देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को वापस से हाईलाइट करवाएंगे। अंकुश मैम आपको एक करवाएंगे, और इसी लेक्चर के बाद कल आपको इसी लेक्चर पे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस हिसाब से। दूसरी चीज़, हमारी जो ट्रिपल एस की ऐप है, वहाँ पे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएंगे। उसका स्केड्यूल आप लोगों को आज ही मिल जाएगा, और आप लोगों का काम ये है कि पहला मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करें। रीज़न क्या है उसके पीछे? रीज़न ये है, आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग पहले तैयारी करते थे कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। फिर आप लोग अपने हिसाब से दिन में 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं, 10 घंटे पढ़ना चाहते हैं, 12 घंटा पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोशिश करें कि लेकिन जब अगला मॉक टेस्ट होगा उसमें हमें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट देखनी है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ों का वापस से इस तरीके से चलाएंगे। तो अब आपको ये क्लास जो होगी, अंकुश मैम आपकी पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। मैंने आपको पहले डिस्कस किया था। तो जो अब आप आवाज़ सुनेंगे वो होगी अंकुश मैम की। अगर आप लोगों को जेकेपीएसआई के 20 टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट देने हैं, जेकेएसएसबी के जो एफए के सेक्शनल टेस्ट हैं, वीएलडब्ल्यू के फुल ये जो इनके फुल लेंथ टेस्ट हैं 20 और 10 हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कोशिश करेंगे इसका बार एक बार फिर से रेज करें। अभी तक के लिए हमारे पास 2 महीने का टाइम है। 1 महीने में सारी रिवीजन आपकी करवा के हम लोग फिर जो हमारी मॉक टेस्ट क्लासेस चलती थी, एमसीक्यूज क्लासेस चलती थी, 200 300 एमसीक्यूज हम लोग वो कवर करेंगे। ओके गाइज, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नए लेक्चर के साथ। अभी आप सुनेंगे अंकुश मैम को। तो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़िए। Hey everyone, this is Ankush from Triple S and I welcome you all in the revision session of Modern History of India. तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो JKPSI का पेपर है दैट इज़ शेड्यूल्ड इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर, ठीक है, मे बी। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक सीरीज़ जो है मॉडर्न हिस्ट्री की जो है मैं चलाऊंगी, जिसमें हम रिवाइज करेंगे। क्योंकि आप सबको जैसे पता ही है, जो ऑलरेडी हमारे साथ स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं, जो हमसे पढ़ते हैं ट्रिपल एस से, ठीक है, उन सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ जो है वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने अच्छे से जो है सारा डिस्क्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये है आपके रिवीजन सेशन। इसमें आपका जो रिवीजन सेशन है वो चलेगा, ओके। और डिटेल्ड अगर आपने अभी देखिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इसको आप रिवीजन सेशन को आप देख लीजिए, ताकि आपको रिवाइज जो है वो हो जाए। और अगर आपने डिटेल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, इसका डिटेल्ड वर्जन आपको चाहिए, तो वो भी हमारे प्ले लिस्ट में आपको ट्रिपल एस के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें मैंने डिटेल्ड वर्जन करवाया। और ऑलरेडी जो डिटेल्ड वर्जन पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन बहुत ही अच्छी रहेगी और बहुत ही इफेक्टिव रहेगी और आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है रिवीजन सेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से जो है मॉडर्न हिस्ट्री मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब यूरोपियंस जो हैं, जैसे ही यूरोपियंस हमारी कंट्री में एंटर हुए, तब से जो है मॉडर्न हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इससे पहले मेडिवल है, उससे पहले एंशिएंट है। जैसे हम सबको पता है कि हिस्ट्री को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, विच इज़ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो यूरोपियंस के आने से स्टार्ट होती है, और इसमें इनफैक्ट देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री इसलिए लिंक है क्योंकि मेडिवल इस टाइम पे जब यूरोपियंस जब आना स्टार्ट हुए हमारी इंडिया में, उस टाइम पे यहाँ पे जो है मुगल रूल चल रहा था, ठीक है। तो मुगल्स को हम मेडिवल में एक्चुअली कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुगल रूल चल रहा था। स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी तो मुगल रूल यहाँ पे चल रहा था जब यूरोपियंस यहाँ पे आना स्टार्ट हुए। अब देखिए बेटा, जब मैं यूरोपियंस की बात करती हूँ कि जब यूरोपियंस जब इंडिया में आना स्टार्ट हुए, ठीक है, तो सिर्फ मैं ब्रिटिशर्स की यहाँ पे बात नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे और भी बड़े सारे यूरोपियंस हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इंडिया में आई, जैसे कि पोर्चुगीज़ आए, ठीक है। उसके बाद डच आए, इंग्लिश तो आए ब्रिटिशर्स का तो हम सबको पता ही है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच आए, उसके बाद डेन्स आए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत से, इंडिया में बहुत से हम देखेंगे कि यूरोपियंस आए। तो सबसे पहली जो यूरोपियन कंट्री जो इंडिया में आई थी वो थी पोर्चुगीज़। क्या थी? पोर्चुगीज़। अब देखिए ये यूरोपियंस आए क्यों इंडिया में। तो बेसिकली क्या हुआ कि मतलब 1400s की बात है। तब क्या हुआ कि जो ईस्टर्न जो कंट्रीज थी, मतलब वेस्ट के कंट्रीज़ की अगर मैं मतलब के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ, तो इनको हम ईस्ट कंट्रीज़ कहते थे। जैसे इंडिया जो है वो ईस्ट में थी, इंडोनेशिया ईस्ट में पड़ती थी, ठीक है। इन कंट्रीज़ में, हमारी मतलब कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में क्या था, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा थे। जो वहाँ पे मतलब आप कह सकते हो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी वो फूड जो भी खाते थे, ठीक है, जो भी उनका स्टेपल फूड था, तो स्पाइसेस जो हैं वो उन फूड्स को, वो उस खाने को प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है। यहाँ पे कॉटन बहुत ज़्यादा था, सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सिल्क था, कॉटन था, ठीक है।
और एक सॉल्ट पैट्रे करके होता है जिसको गन पाउडर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गन पाउडर एबंडेंस में था, वो था। इंडिगो था जो कि डाई के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मेटल्स थे यहाँ पे, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स थे। तो इंडिया वॉज रिच इन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इंडिया वॉज अ वेरी हेल्दी कंट्री एट दैट टाइम, ठीक है। वेल्दी कंट्री, सॉरी, बहुत वेल्दी कंट्री थी, बहुत वेल्थ था, ठीक है। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे वर अट्रैक्टेड बाय द वेल्थ ऑफ इंडिया, राइट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे इन कंट्रीज पे, मतलब ईस्ट जो कंट्रीज हैं, ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली इंडिया ओनली, इंडोनेशिया एटसेट्रा, इन कंट्रीज पे हम एक्सपीडिशन करते हैं, इन कंट्रीज को हम, इन कंट्रीज की तरफ रूट ढूंढते हैं और इन कंट्रीज में जाके जो भी यहाँ का जो भी मटीरियल है वो एक्सट्रैक्ट करके हम यूरोपियन कंट्रीज में बेचेंगे तो वी वुड अर्न वेरी मच प्रॉफिट, ठीक है। तो कमर्स, ट्रेड, बिजनेस के परस्पेक्टिव से इन्होंने इंडिया में आना शुरू किया, ऑब्वियसली इन द सर्च ऑफ वेल्थ, ठीक है, ऑब्वियसली इन द सर्च ऑफ वेल्थ। तो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट कंट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पोर्चुगीज़ की। देखिए पोर्चुगीज़ जो हैं उनमें सबसे पहले आए जी हमारे पास ये वास्को डी गामा, ठीक है। पोर्चुगल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो वॉयेजर जो है ही वॉज वास्को डी गामा, जिन्हें वास्को डी गामा ने क्या किया, एक सी रूट जो है वो डिस्कवर किया फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। और वो क्या किया, ही रीच्ड कैलिकट ऑन 17 मई 1498, ठीक है। तो 1498 में क्या हुआ था, 1498 में जो वास्को डी गामा है वो पहुंचे जी कैलिकट में, ठीक है। कब पहुंचे, 1498 में, 17 मई 1498, ये डेट आपने याद रखनी ही रखनी है, ठीक है। और पहली जो ट्रेडिंग फैक्ट्री है, ठीक है, वो एस्टैब्लिश हुई कैलिकट में ही। वो किसने एस्टैब्लिश की, ये भी एक वॉयेजर थे, पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल। तो पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल ने क्या किया, कैलिकट में पहली फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश की पोर्चुगल की, ठीक है, कैलिकट में, ओके। और उसके बाद कोचीन में की, फिर कन्नौर में की। ये सारी जो है ये सारी केरला में ही पड़ती हैं, ये सारी स्पेसिफिक यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप की, ठीक है। कोचीन जो है वो पहली कैपिटल बनी पोर्चुगल की, देखिए अगर मैं बात करूं कि पहली फैक्ट्री कहाँ बनी, इस्टेब्लिश हुई पोर्चुगल की, तो वो हुई कैलिकट में। और पहली कैपिटल या फिर सेटलमेंट जो है वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी कोचीन में, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस कि अगर फैक्ट्री के लिए पूछा जाए, पहली फैक्ट्री पोर्चुगीज ने कहाँ बनाई थी, तो वो बनाई थी कैलिकट में, ठीक है। और पहली कैपिटल जो है वो कहाँ बनाई थी, वो कोचीन में बनाई थी। बाद में जो कैपिटल है वो कहाँ पे बनाएगी, गोवा। तो हम देखेंगे गोवा जो है वो मेन सेटलमेंट रहा है पोर्चुगल का, इतना सारा मेन सेटलमेंट रहा है कि 1961 तक। देखिए पोर्चुगीज जो हैं ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया में आई और लास्ट यूरोपियन कंट्री थी जो इंडिया से गई। 1961 में जो है गोवा को लिबरेट करवाया इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्चुगीज से 1961 में, जिसको ऑपरेशन विजय कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी पहली फैक्ट्री की, सबसे पहले अगर मैं पहली फैक्ट्री की बात करूं तो ये कहा, ये पेड्रो एल्वेरेस कैब्रल ने सेटलमेंट, ये पहली फैक्ट्री एस्टैब्लिश करवाई थी कैलिकट में। और कब करवाई थी, 1500 में, ठीक है। डेट क्या थी, 1500, ये आप याद रखिएगा, ओके। अच्छा चलिए, उसके बाद देखिए अगर मैं फर्स्ट गवर्नर की बात करूँ ना पोर्चुगीज़ की, फर्स्ट गवर्नर, अब देखिए जो पोर्चुगीज़ हैं ये रूल करते थे इंडिया में थ्रू गवर्नर्स, गवर्नर्स अपॉइंट होते थे। जो पोर्चुगल गवर्नमेंट है वो इंडिया में गवर्नर अपॉइंट करती थी पोर्चुगीज़ का। तो पहला गवर्नर बने जी फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया, ठीक है। फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया जो है ये पहले गवर्नर बने। और एल्मीडिया ने क्या किया, इंट्रोड्यूस की एक पॉलिसी जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। वैसे ही जो सेकंड गवर्नर हैं पोर्चुगीज़ के वो बने अल्फेंसो डी एल्बुकर्क। अल्फेंसो डी एल्बुकर्क ने इंट्रोड्यूस किया पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। और गोवा को जो है इस टाइम पे यहाँ गोवा में बीजापुर सल्तनत थी 1510 तक। तो 1510 में जो है गोवा को मतलब गोवा को कैप्चर कर लिया अंडर, देखिए गोवा जो है कैप्चर कब हुआ था, पोर्चुगीज़ के पास कब आया था गोवा, 1510 में, ठीक है। 1510 में बीजापुर सल्तनत के अंडर था उस टाइम पे गोवा। तो ये फ्रांसिस्को, ये जो डी एल्बुकर्क है इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था। और दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि जो ये एल्बुकर्क है ये इसने इंट्रोड्यूस की थी पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। देखिए पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म का मतलब होता है, इंपीरियलिज्म का मतलब आप सबको खैर पता भी होगा, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है एक स्टेट पॉलिसी है, एक स्टेट प्रैक्टिस है जिससे हम क्या करते हैं, पावर और डोमिनियन अपनी एस्टैब्लिश करते हैं। मतलब हम टेरिटोरियल एरिया जो है जब ऑक्यूपाई कर लें, पॉलिटिकल कंट्रोल किसी एक एरिया पे बना लें, टेरिटरी हम एक एरिया की ऑक्यूपाई कर लें, उसको हम पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। और पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसने की थी, ये फर्स्ट गवर्नर कौन था पोर्चुगल का, फ्रांसिस्को डी एल्मीडिया था। सेकंड गवर्नर वाज अल्फेंसो डी एल्बुकर्क, ठीक है। तो ये जो एल्मीडिया था इसने की थी इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर। देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या मतलब है, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है जहां पे आप टेरिटोरियल एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं करोगे। इट वाज एक्चुअली इन
आप कह सकते हो कि अपोज करता है। जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो क्या करती थी, वो टेरिटोरियल एम्फेसिस को, टेरिटोरियल एस्टैब्लिशमेंट्स को अपोज करती थी। वो कहती थी कि हमने अपनी सुप्रीमेसी जो है इस पॉलिसी के अंदर, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंदर हमने अपनी सुप्रीमेसी जो है वो सिर्फ सी तक दिखानी है। वी शुड बी कन्फाइंड ओनली टुवर्ड्स कमर्शियल एक्टिविटीज एंड नॉट टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल एक्टिविटी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर की ऑपोजिट थी पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। तो जैसे जैसे गवर्नर चेंज होते हैं वैसे वैसे वो अपनी पॉलिसीज भी चेंज करते जाते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फाइनली क्या हुआ कि 1961 तक जो है गोवा जो है इट वाज अंडर पोर्चुगीज, और उसके बाद जो है गोवा को लिबरेट करवाया 1961 में थ्रू इंडियन फोर्सेस। इंडियन आर्मी जो है उसको एंड में इंटरवीन करना पड़ा, ठीक है। उससे पहले पीसफुल तरीके से ही चाहती थी इंडियन गवर्नमेंट की गोवा जो है लिबरेट हो जाए पोर्चुगीज से, बट पोर्चुगीज गए नहीं, ठीक है। फाइनली इंडियन आर्मी के द्वारा जो है गोवा को लिबरेट करवाया 1961 में, ठीक है। तो इसकी डिटेल्ड लेक्चर जो है आप वो आपको एक्सप्लेन्ड, अगर इससे ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप जो है जो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की जो पूरी सीरीज़ है आप वो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जी हम बात करेंगे डच की। देखिए डच जो है ना, डच कंपनी जो है इट वाज फॉर्म्ड इन 1602, ठीक है। और एक चार्टर जो है डच पार्लियामेंट मतलब डच गवर्नमेंट के द्वारा एक चार्टर जो है इनको दिया गया, और उसकी और डच ने ये बोला कि भाई आप जाके वहाँ पे चाहे वॉर करिए, चाहे ट्रीटीज़ करिए, चाहे टेरिटरीज़ को एक्वायर करिए, फोर्ट्रेस बनाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली जो डच गवर्नमेंट है उसने पूरा का पूरा, डच जो है कहाँ के हैं, नीदरलैंड्स के हैं, ठीक है। तो डच बेसिकली दे आर द पीपल ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, उनको डच कहते हैं। तो नीदरलैंड वालों ने क्या बोला कि भाई डच गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप वहाँ टेरिटरी एक्वायर करो या फोर्ट्रेस बनाओ, फोर्ट बनाओ, ट्रीटी साइन करो, वॉर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पूरी की पूरी, आप कह सकते हो डच ने ये बेसिकली जो है कुछ कंपनीज होती थी, प्राइवेट कंपनीज होती थी जो कि दूसरी कंट्री में जाती थी, एक्सपीडिशन करती थी, लेकिन परमिशन किससे मिलती थी, वहाँ के स्पेसिफिक गवर्नमेंट से, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी लिबरेशन, वो कितनी फ्रीडम देंगे, जो कंपनी दूसरी कंट्री में जा रही है उसको कितनी फ्रीडम देंगे, उसको क्या क्या करने की परमिशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डच ने सभी सारी परमिशन दे दी। डच कहाँ के थे, नीदरलैंड्स के थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपनी जो सबसे पहली फैक्ट्री है वो मसौलीपट्टनम में बनाई। मसौलीपट्टनम कहाँ पे है, मसौलीपट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश 1605 में, ठीक है। तो 1602 में बेसिकली यहाँ पे आई डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, और 1605 में इन्होंने मसौलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। और भी इन्होंने मतलब एस्टैब्लिश की फैक्ट्री, जैसे कोरमंडल कोस्ट जो है वहाँ पे गुजरात में, यूपी, बंगाल, बिहार, यहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट की, ठीक है। डच जो है इन्होंने क्या किया, काफ़ी मतलब एक प्रोमिनेंट पावर जो है बाद में ये मतलब एक टाइप की बनना स्टार्ट हुई। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक एंड में क्या हुआ था कि ना, एक डच और ब्रिटिश की एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग राइवलरी रही, डच और ब्रिटिश की आपस में काफ़ी लॉन्ग। देखिए 1602 में जो है ये डच आते हैं, इससे पहले जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1599 में इनको परमिशन मिली थी। 1600 में आप देखेंगे कि 1600 में जो ये है जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। तो ब्रिटिशर्स जो है वो 1600 में मतलब इनको ब्रिटिशर्स जो है उनको पोर्चुगीज़ से काफ़ी रिटेलिएशन मिली जब वो इंडिया आना चाहते थे, ठीक है। और ऑब्वियसली डच से काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएशन मिली, तो डच और इंग्लिश की आपस में काफ़ी रेवलरी थी। अब देखिए थे ये सारे यूरोपियन कंट्रीज ही, लेकिन अपना अपना इंटरेस्ट सबको था इंडिया आने का, तो इनकी आपस में काफ़ी वॉर्स हुई। पोर्चुगीज़ और इंग्लिश की बड़ी सारी वॉर्स हुई, इंग्लिश और डच की बड़ी सारी वॉर्स हुई, ठीक है। पहले वॉर करते थे, फिर ट्रीटीज़ करते थे, तो दिस लाइक कैरिड ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट। फाइनली व्हाट हैपेंड, फाइनली क्या हुआ जी कि डच जो हैं उनकी डिफीट हो गई। कहाँ पे, डच की डिफीट हुई यहाँ पे बैटल ऑफ हुगली में, जिसको बैटल ऑफ बेडेरा भी कहते हैं, बैटल ऑफ हुगली, और इसको बैटल ऑफ चिनसूरा भी कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नवंबर 1759 में, नवंबर 759 आपने याद रखना है कि यहाँ पे बैटल ऑफ चिनसूरा हुई थी, जिसको बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ हुगली भी कहते हैं, और बैटल ऑफ चिनसूरा, बैटल ऑफ बडेरा 1759 नवंबर 1759 में हुई थी ब्रिटिश और डच के बीच में, जिसमें ब्रिटिश फोर्सेस वन, ठीक है, ब्रिटिश जो है वो जीत गए थे, ओके। उसके बाद आते हैं जो ब्रिटिश, इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश जो है उसके बाद यहाँ आए और फिर यहाँ पे सेटल हो गए, आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ मतलब वॉट एवर इट हैपन, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं ये जब मतलब ये देख रहे थे ब्रिटिशर्स जो है कि पोर्चुगीज़ गए, ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब ज़्यादा पोर्चुगीज़ का काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ मतलब आप कह सकते हो कि कंट्रीज़ में, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ में,
कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करके मतलब वेल्थ जो है वो ला रहे हैं, इतनी सारा रॉ मटेरियल ला रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें ला रहे हैं और यहाँ पे आके सेल कर रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स में और दे आर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इंग्लिश कैसे पीछे रहते, ब्रिटिश कैसे पीछे रहते, तो ब्रिटिश जो हैं ये ब्रिटिश आप कह सकते हो कि ब्रिटिश मर्चेंट्स थी, एक कंपनी थी, वो पहुंची जी क्वीन एलिजाबेथ के पास। उन्होंने कहा कि भाई मतलब दे आर अर्निंग वेरी मच प्रॉफिट, जो पोर्चुगीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उन्होंने परमिशन मांगी क्वीन एलिजाबेथ से, जो भी इनका प्रपोजल था उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के आगे रखा कि भाई हम ऐसे ऐसे इंडिया जाएंगे एंड इस तरीके से हम जो है प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, उनको परमिशन दे दी। तो एक चार्टर जो है, एक चार्टर मतलब इट्स अ काइंड ऑफ परमिशन, ठीक है। तो एक चार्टर जो है वो क्वीन एलिजाबेथ ने पास किया, ओके, और एक्सक्लूसिव राइट दे दिया ट्रेडिंग का किनको, इन मर्चेंट्स को, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट दे दिया। उन्होंने परमिशन दे दी कंपनी की और 15 ईयर्स की उन्होंने कहा कि भाई आप जाइए और आपको एक मोनोपली देते हैं, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ कि एलिजाबेथ ने कहा कि और कोई भी कंपनी जो है इंग्लिश मतलब यहाँ से, ठीक है, ब्रिटेन से और कोई कंपनी जो है इंडिया में नहीं जाएगी, आप जाइए और वहाँ पे ट्रेड करिए, ठीक है। परमिशन मिल गई। अब परमिशन मिलते ही यहाँ पे उस टाइम पे जो इंडिया में मुगल्स का राज था, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब जो जहाँ पनाह थे, जो एम्परर थे इंडिया में, ही वॉज जहांगीर, ठीक है। तो मुगल्स के, तो एंड मुगल्स वर इन अ वेरी गुड पोजीशन एट दैट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो जहांगीर थे उनकी कोर्ट में रहे कैप्टन विलियम हॉकिन। कैप्टन विलियम हॉकिन वॉज ब्रिटिशर, ठीक है, यूरोपियन, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जहांगीर की कोर्ट में कैप्टन विलियम हॉकिन जो है काफ़ी देर तक, मतलब 609 से 611 में ही ट्राई टू टेक परमिशन फ्रॉम, अब यहाँ पे जब अगर उन्होंने सेटलमेंट बनानी है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी मुगल एम्परर से, ठीक है। तो जहांगीर से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने उनको ब्राइब किया, उनको गिफ्ट्स दिए, उनको परसुएड करने, मोटिवेट करने की कोशिश की, परमिशन लेने की कोशिश की कि भाई किंग का जो है एक्सेंट मिल जाए हमें, कि हम अपनी एक फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करें कहाँ पे, एंड ही ट्राइड टू इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत, ठीक है। तो बट यहाँ पे जो है जहांगीर पहले तो रिटेलिएट कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, फिर फाइनली जो है जहांगीर ने क्या किया, फरमान जारी कर दिया, जहांगीर ने परमिशन दे दी और फाइनली ब्रिटिशर्स वर एबल टू सेट अप देयर फैक्ट्री इन 1613, ठीक है। इट वाज अ परमानेंट फैक्ट्री, इट वाज अ परमानेंट फैक्ट्री, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली फैक्ट्री ब्रिटिशर्स की जो है वो 1611 में जो है वो बनी थी। कहाँ पे बनी थी, मसौलीपट्टनम में बनी थी, ठीक है, बट इट वॉज अ टेम्पररी फैक्ट्री, ओके। तो 1613 में जो है सेकेंड फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई एट सूरत एंड इट वॉज अ परमानेंट फैक्ट्री। तो 1611 में नो डाउट फर्स्ट फैक्ट्री थी मसौलीपट्टनम में, बट इट वॉज टेम्पररी, एंड 1613 में इट वॉज परमानेंट फैक्ट्री विच वॉज एस्टैब्लिश्ड एट सूरत, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ओके। उसके बाद जी आए देखिए सर थॉमस रो जो हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और ये भी जहांगीर की कोर्ट में जो है रहे काफ़ी देर तक यहाँ पे, और इन्होंने भी अलग अलग जगहों पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन ली, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने परमिशन ली, ओके। तो हम देखेंगे कि काफ़ी मतलब 1647 तक आते आते तो काफ़ी फैक्ट्रीज हो गई थी ब्रिटिशर्स की, ऑलमोस्ट देवर 23 फैक्ट्रीज इन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ इंडिया, ऑफ दीज डिफरेंट प्लेसेज इन इंडिया ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। और भी कंपनी ने क्या किया, जैसे मद्रास की जो है 1639 में यहाँ की लीज ले ली, ठीक है, और यहाँ पे जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो बनाया, मद्रास में बनाया, ओके, उसको फोर्टिफाई भी किया। देखिए फोर्टिफिकेशन बड़ी नेसेसरी थी उसने पे। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग फेंसिंग बना देना, किले जो है, किला हो गया फोर्ट, और उसको फोर्टिफाई कर देना, और उस किले के अंदर क्या होगा, पूरी जो है डिफेंस मैकेनिज्म वहाँ पे चलेगा। इससे क्या होगा, पॉलिटिकल और डिफेंस जो है एक जगह का वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। फोर्टिफिकेशन इज द एक्चुअली फर्स्ट स्टेप, जब आप किसी की टेरिटरी एक्वायर करना चाहते हो, पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो फोर्टिफिकेशन करना एक बहुत बड़ा स्टेप था, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन की परमिशन मिल गई मद्रास में। बॉम्बे जो है वो भी मेन सेटलमेंट बनी। खैर बॉम्बे के केस में क्या हुआ था कि मैंने आपको कहा कि पोर्चुगीज़ की और ब्रिटिश की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई थी, बट पोर्चुगीज़ और यहाँ पे क्या हुआ था, पोर्चुगीज़ ने एज ए डॉवरी जो है बॉम्बे, पोर्चुगी किंग ने अपनी, उसकी बहन की शादी हुई थी विद दी वन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल, तो उनको क्या है ये दे दिया था, बॉम्बे दे दिया था एज डॉवरी, पोर्चुगीज़ ने किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है, फाइनली। और ये जो है बॉम्बे वॉज बिकेम अ सेटलमेंट, बॉम्बे जो है ये एक सेटलमेंट बन गया, ठीक है, वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बन गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये है मुगल एम्परर औरंगजेब। देखिए औरंगजेब तक 1707 तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है
मुगल का, इनफैक्ट औरंगजेब वाज वन ऑफ द लाइक आई वुड से स्ट्रॉन्ग एम्परर ऑफ ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल्स, राइट। तो उसके बाद औरंगजेब को परसुएड करते रहे, औरंगजेब से परमिशन जो है वो लेते रहे ब्रिटिशर्स, ठीक है। और औरंगजेब ने परमिशन दी, फरमान दिया, परमिशन दिया 1667 में कि आप ट्रेड कर सकते हो बंगाल में। बंगाल में ट्रेड करना तो सबकी एम थी, क्योंकि बंगाल वाज अ लाइक वेरी गुड वेरी बिग प्रोविंस, और यहाँ के जो पोर्ट्स थे बंगाल के, वहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम 60% ऑफ द ट्रेड जो है वो बंगाल पोर्ट से जो है वो किया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ, 1690 में क्या हुआ कि एक जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश की गई सुतनती विलेज के पास। सुतनती विलेज कहाँ पे है, बंगाल में है। और ये जो 3 प्लेसेस से बेसिकली ये फॉर्म हुई ये जगह, विच इज सुतनती, कैलिकटा और गोविंदपुर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, देखिए सुतनती, कैलिकटा और गोविंदपुर, इन तीनों जगहों को मिला के कैलकटा बना। क्या बना, कैलकटा बना, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट इज जो ब्रिटिश है वो एक आप कह सकते हो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक और रेजोल्यूशन जो है वो दिया, ठीक है, जिसमें जो पूरा राइट जो है वो इंग्लिशमैन का, मतलब इंग्लिशमैन को मिल गया टू ट्रेड इन द ईस्ट इन 1694, ओके। अच्छा, फैक्ट्री जो है सुतनती की, इट वाज फोर्टिफाइड इन 1696 एंड दिस इसको नाम जो है वो क्या दिया गया, फोर्ट विलियम 1700 में, ठीक है, फोर्ट विलियम इसको नाम दिया गया, ओके। उसके बाद आ जाते हैं जी फारूक सियार। फारूक सियार ने भी, देखिए औरंगजेब के बाद आते हैं फारूक सियार, ठीक है। औरंगजेब के बाद और भी 2 मतलब आप कह सकते हो छोटे छोटे एक एम्परर आते हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आए जी फारूक सियार। फारूक सियार का मेन ये था कि फारूक सियार ने एक फरमान दे दिया कंपनी को, यानी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। और उसका नाम जो है उस फरमान का वो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। क्यों, क्योंकि फारूक सियार ने क्या किया, बहुत ज़्यादा कंसेशंस दे दी ब्रिटिशर्स को, बहुत ज़्यादा परमिशन। देखिए औरंगजेब तक वो ब्रिटिशर्स वर अंडर कंट्रोल, औरंगजेब वाज अ स्ट्रॉन्ग किंग। औरंगजेब जो है ही हैड अ लिटिल विजन, मतलब पता था औरंगजेब को कि ब्रिटिशर्स को कितनी परमिशन देनी है, कितने हद तक ब्रिटिशर्स को रखना है, ये औरंगजेब को पता था। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद जो है मुगल सल्तनत का आप कह सकते हो कि एक डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। और फारूक सियार ने तो उस पर और ज़्यादा मतलब एड ऑन कर दिया उस डाउनफॉल को। कैसे, क्योंकि फारूक सियार ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा परमिशन दे दी, बहुत ज़्यादा कंसेशंस दे दिए। क्या कंसेशन दिए, जैसे कि उन्होंने क्या किया, फारूक सियार ने क्या किया, दस्तख्त जो हैं वो अपने दस्तख्त ब्रिटिशर्स कुड इशू देयर ओन दस्तख्त। दस्तख्त मतलब एंट्री पास, एक टाइप का एंट्री पास, मतलब किसी जगह में ट्रेड करने का पास, ठीक है। मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी फ्री कर दिया ट्रेड करना, मतलब कोई फीस नहीं लगेगी, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को अगर वो कहीं पे ट्रेड कर रहे हैं तो विद इन द स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ट्रेड ऑफ गुड्स को फ्री कर दिया। एंट्री पासेस जो हैं जिनको दस्तख्त कहा जाता था वो खुद इशू कर सकते थे ब्रिटिशर्स। और सबसे बड़ी बात है, क्वाइन मिंटिंग की राइट दे दिया। देखो क्वाइन मिंटिंग मतलब इकोनॉमी ऑफ एनी प्लेस, ठीक है। जब आप किसी को क्वाइन मिंटिंग की परमिशन दे रहे हो तो इसका मतलब आप इकोनॉमी की परमिशन दे रहे हो, तो मतलब अल्टीमेटली वो आपकी पूरी टेरिटरी हड़प जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो ये काफ़ी 3 बड़े जो हैं कंसेशंस जो है ब्रिटिशर्स को दे दिए बाय फारूक सियार, ठीक है। तो विच एक्चुअली आप कह सकते हो कि जिससे कि एक स्टार्टिंग फेज जो है ब्रिटिशर्स का वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, बाकी ब्रिटिशर्स तो देखिए चलती रहेगी, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर ही है। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंच की। देखिए जब मैं फ्रेंच की बात करती हूँ तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये जो है किसने फॉर्म की थी, कॉलबर्ट ने फॉर्म की थी। कॉलबर्ट जो है वो एक मिनिस्टर थे इस टाइम पे। फ्रेंच के जो किंग थे, ठीक है, लुइस 14, 1664 में जो लुइस 14 है, उन्होंने कॉलबर्ट जो उनके एक मिनिस्टर थे उनको परमिशन दे दी कि भाई आप ईस्ट इंडिया कंपनी बना सकते हो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कॉलबर्ट ने बनाई। और यहाँ पे जो एक्सपीडिशन, मतलब यहाँ पे जो कौन सा फ्रेंच है जो सबसे पहले इंडिया में आया, तो ही वॉज फ्रेंकॉइस कैरॉन, ठीक है। फ्रेंकॉइस कैरॉन आप कह सकते हो कि ही वॉज दी लाइक ही लेड एक्सपीडिशन टुवर्ड्स इंडिया, और ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे बना, ठीक है। ही वॉज फ्रेंकॉइस कैरॉन, ठीक है। सेकंड बना फिर फ्रेंकॉइस मार्टिन, ठीक है। तो फ्रेंकॉइस कैरॉन जो है उसने एक्सपीडिशन लगाई और पहली फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो लगाई सूरत में, ठीक है, 1668 में। और सूरत में किसकी फैक्ट्री लगी थी, ब्रिटिशर्स की भी लगी थी, ठीक है, जो परमानेंट फैक्ट्री थी, ओके। उसके बाद हमने मसौलीपट्टनम में भी बनाई 1669 में। पौंडीचेरी वाज फॉर्म्ड, यस,
सबसे इंपॉर्टेंट है पौंडीचेरी जो है, पौंडीचेरी जगह की आप कह सकते हो, पौंडीचेरी की जो स्थापना है, जो फाउंडेशन है, वो किन्होंने रखी थी? वो फ्रेंच ने रखी थी, ठीक है। 1674 में जो है पौंडीचेरी प्लेस वॉज फाउंड। इससे पहले कहा जाता है कि इट वाज जस्ट लाइक नॉर्मल प्लेस पौंडीचेरी, ठीक है। उसके बाद डेवलप भी फ्रेंच जो है, इनकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है पौंडीचेरी को बनाने में और फिर पौंडीचेरी को मतलब आप कह सकते हो कि डेवलप करने में, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन इसके बाद जो डाउनफॉल है वो फ्रेंच का स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर फ्रेंच गवर्नमेंट ने सोचा कि थोड़ा सा और पावरफुल करते हैं, फ्रेंच को थोड़ा रिवाइव करते हैं, और 2 गवर्नर्स भेजे गए, लिनियर और डुमास। खैर इनका 1720 टू 1742 ये यहाँ पे रहे, 1720 टू 1742, ओके। और इन्होंने ऑक्यूपाई किया माही में, जो कि मालाबार कोस्ट में है, यनम को ऑक्यूपाई किया, कराइकल को ऑक्यूपाई किया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी डुप्लेक्स। डुप्लेक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंच गवर्नर, डुप्लेक्स जो हैं। उसके बाद वो फ्रेंच गवर्नर बनते हैं 1742 के बाद, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हम देखेंगे कि एंग्लो मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो गई। और देखिए ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनकी आपस में भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई जो है आपस में थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली कोई सभी अपनी अपनी सुप्रीमेसी चाहते थे इन कंट्रीज़ के ऊपर, ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर, स्पेशली इंडिया। तो इनकी और फ्रेंच और इंडिया और ब्रिटिश की, फ्रेंच और ब्रिटिश की काफ़ी सारी वॉर्स हुई। तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 वॉर्स हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट वॉर्स, जो जिनको कहा जाता है, इनको कार्नाटिक वॉर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कार्नाटिक वॉर्स भी कहा जाता है। तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर देख लेते हैं। देखिए जो कोरमंडल कोस्ट का जो एरिया है ना, उसको हम कार्नाटिक रीजन कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कार्नाटिक जो पहली कार्नाटिक वॉर है इंडिया में, इट स्टार्टेड इन 1746 टू 48, मतलब ये 2 साल 1746 टू 48 रही, लेकिन एक्चुअली जो है ये स्टार्ट हुई थी 1740 में। देखिए बेसिकली क्या हुआ था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी, मतलब ऑस्ट्रिया में, मतलब मैं यूरोप की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी ऑलरेडी बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश, ठीक है। फ्रेंच और ब्रिटिश वर ऑपोजिट, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में ये दोनों ऑपोजिट में थे, ठीक है। और 1740 में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चली यूरोप में, और उसका इफेक्ट ऑब्वियसली इंडिया में भी था, क्योंकि इंडिया में फ्रेंच फोर्सेस भी थे, ब्रिटिश फोर्सेस भी थे। तो इंडिया में जो है, जो इंडिया में ये जो लड़ाई लड़ी गई, इसको बैटल ऑफ सेंट थॉमस भी कहते हैं, जहाँ से ये स्टार्ट हुई मद्रास में, ठीक है। इट वॉज फॉट बिटवीन ऑब्वियसली फ्रेंच फोर्सेज, ठीक है, और द फोर्सेज ऑफ अनवारुद्दीन, और इसमें नवाब ऑफ कार्नाटिक भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। जो नवाब ऑफ कार्नाटिक थे वो किसकी साइड पे थे? वो इंग्लिश की साइड पे थे, ओके। और इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैटल। देखिए अगर आप ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, वैसे तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है, बट मैंने ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन के बारे में भी डिटेल में बताया हुआ है, इसके बारे में भी समझाया हुआ है कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन किस बारे में थी, ठीक है। 1740 में ये स्टार्ट हुई, इसका कैसे इफेक्ट आया इंडिया में, ये सारा मैंने बताया हुआ है। मेरी डिटेल्ड लेक्चर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो देखिए आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो वॉर है, देखिए सिंपल आपने ये याद रखना है कि जो ये मतलब ये जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो थी, ये किस किस के बीच में हुई? ये हुई फ्रेंच और यूरोपियंस के बीच में, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, ठीक है। फ्रेंच और इंग्लिश ब्रिटेन के बीच में हुई, और इट एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल जो है, इसके साथ ये एंड हुई। ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल कब हुई? 1748 में। तो 46 से 48 तक, 1746 से 48 तक इंडिया में ये हुई, और ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल से ये कंक्लूड हुई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, ठीक है। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है, इट स्टार्टेड इन 1749 टू 54, ठीक है, 254, ओके। और इससे क्या हुआ? इससे भी मतलब हम देख सकते हैं कि देखिए बेसिकली सेकेंड कर्नाटिक वॉर का क्या रीज़न हुआ, जो डुप्लेक्स था, क्योंकि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जो हम कह सकते हैं कि फ्रेंच वर ऑलमोस्ट दे वर सक्सेसफुल, तो और फ्रेंच फोर्सेस वर लेड बाय गवर्नर डुप्लेक्स। मैंने आपको कहा डुप्लेक्स वॉज अ वेरी पावरफुल फ्रेंच गवर्नर, ठीक है, जिन्होंने फ्रेंच को काफ़ी अच्छा मतलब दिया, अपहोल्ड दिया। अब ये डुप्लेक्स जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट बन गया। अब डुप्लेक्स को लगा कि क्यों ना मैं इनकी थोड़ी लोकल, जो इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी थोड़ी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाऊं, ठीक है। तो उसके इन्वॉल्वमेंट के चलते सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है वो हुई। सेकेंड कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ था कि हैदराबाद का जो निज़ाम है उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो डुप्लेक्स ने इंटरफेयर करना जो है वो शुरू कर दिया। तो इस मतलब लोकल पॉलिटिक्स के चलते जो है आप कह सकते हो कि ये जो वॉर है ये हुई, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं दे वर सपोर्टिंग वन एम्परर एंड फ्रेंच वर सपोर्टेड अनदर। तो इस वजह से जो है ये सेकेंड जो है कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है।
सेकेंड कर्नाटिक वॉर इस वजह से स्टार्ट हुई थी। तो देयर वॉज अ टसल बिटवीन एक पूरी नवाबशिप के ऊपर जो है ये कि हैदराबाद का जो नेक्स्ट नवाब है वो कौन बनेगा, ठीक है। तो मोहम्मद अली थे, मोहम्मद अली जो थे, मोहम्मद अली को सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। वैसे ही चंदा साहिब को सपोर्ट किया फ्रेंच ने। तो दैट वाज एक्चुअली एन इंटरनल राइवलरी, इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ये जो है ये पूरा चला, ठीक है। तो डुप्लेक्स ने क्या फिर एक्चुअली क्या हुआ था इसके बाद कि 1754 में जब ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है ये एंड हुई, तो 1754 में जो डुप्लेक्स है इसको वापस, क्योंकि काफ़ी खर्चा हो गया था इन वॉर्स में, बेसिकली फ्रांस का काफ़ी खर्चा हो गया था, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया, डुप्लेक्स को वापस बुला लिया 1754 में, ओके। और फाइनली फिर ये जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में फिर फाइनली एक क्या हुआ, एक पीस ट्रीटी हुई जिसको कहा जाता है पीस ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ये याद रखना आपने, ठीक है, पीस ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। उसके बाद आ जाओ जी थर्ड कर्नाटिक वॉर पे। देखिए अगर मैं थर्ड कर्नाटिक वॉर की बात करूं, इसको हम बैटल ऑफ वांडीवाश भी कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड कर्नाटिक वॉर और बैटल ऑफ वांडीवाश, ठीक है। ये कब हुई थी 1758 से 63, ठीक है। कब हुई थी 1758 से 63, टाइम पीरियड आपने याद रखना है, ओके। बैटल ऑफ वांडीवाश भी कहा जाता है। अगर मैं बैटल ऑफ वांडीवाश की बात करूं तो स्पेसिफिकली जो बैटल ऑफ वांडीवाश है ना, ये 1760 to 61 रही। बैटल ऑफ वांडीवाश जो है ये 1760 to 61 रही, ठीक है। और अच्छा चलिए देखिए इसमें देखिए क्या हुआ, इसको हम 7 years वॉर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 years वॉर, क्योंकि 7 years चली थी। और इसमें भी अगेन ब्रिटेन और फ्रेंच फोर्सेस थी ऑपोजिशन में, ठीक है। और स्पेसिफिकली 22 जनवरी 1960 को जो है बैटल ऑफ वांडीवाश की अगर मैं बात करूँ वो स्टार्ट हुई थी, स्टार्टेड बाय ये वांडीवाश जो है बेसिकली एक वंडवासी नाम की जगह है कर्नाटक रीजन में ही, मद्रास से कोई 100 किलोमीटर दूरी पे ये जगह है। यहाँ पे जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं देवर लेड बाय आयरकूट, ठीक है। आयरकूट जो हैं ये ब्रिटिश की साइड पे थे और फ्रेंच साइड पे थे लेली। फ्रेंच जब यहाँ पे डुप्लेक्स चला गया तो नेक्स्ट जो यहाँ पे गवर्नर जो अपॉइंट किया गया ही वॉज लेली, ठीक है। तो ये देखो फ्रेंच फोर्सेस जो है यहाँ पे ये देवर लेड बाय द फ्रेंच गवर्नर लेली, ओके। तो फ्रेंच यहाँ पे दे वर डिफीटेड, फ्रेंच वर डिफीटेड। और जो ब्रिटिशर्स हैं दे कैप्चर्ड लाइक उन्होंने फ्रेंच सेटलमेंट्स जो है वो कैप्चर कर ली थी। तो फ्रेंच सेटलमेंट्स कौन सी थी? पौंडीचेरी, माही और कराईकल, ठीक है। ये 3 फ्रेंच सेटलमेंट्स थी जो कैप्चर कर ली थी। पौंडीचेरी तो मेन थी ही, कराईकल भी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये 7 years ऑफ वॉर जो है 1763 में, ये 7 years ऑफ वॉर मतलब 7 साल सोचो इतने लंबे टाइम के लिए ये वॉर चली थी। और 63 में ये वॉर जो है इट केम टू एन एंड और पेरिस पीस ट्रीटी जो है वो साइन की गई। कौन सी ट्रीटी साइन की गई? पेरिस पीस ट्रीटी जो है ये साइन की गई, ओके। तो बैटल ऑफ वांडीवाश जो है आप कह सकते हो कि इससे ब्रिटिश जो हैं इन्होंने एक पैरामाउंट पावर जो है इंडिया में एस्टैब्लिश की थी, ठीक है। देखिए जो ये बैटल ऑफ वांडीवाश है ये इसलिए भी इसमें ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हो गए थे क्योंकि बैटल ऑफ पलासी भी इस टाइम तक ब्रिटिशर्स जो है वो जीत चुके थे, है ना। बैटल ऑफ पलासी भी इस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स जीत चुके थे, तो इस वजह से भी जो है ब्रिटिशर्स वर वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। तो उसके बाद जी आए लास्ट में आए जी हमारे डेन्स, ठीक है। डेन्स के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। डेन्स जो हैं ये आए और 1616 में जो है डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1616 में। और इनकी जो सेटलमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में, ठीक है, सिरामपुर बंगाल में, यहाँ पे इनकी मेन सेटलमेंट्स रही। डेन्स जो हैं ये किसी टेरिटोरियल मतलब ऑक्यूपाई करने का इनका कोई इरादा नहीं था, कोई पॉलिटिकल पावर, कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई करने का इनका इरादा नहीं था। इनका काम था कि बस एक तो ट्रेड और कमर्स करना और अपनी मिशनरी वर्क फैलाना, क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ठीक है। देखो जैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए थे ना तो इनका ये था कि भाई हम सिर्फ ट्रेड कमर्स के लिए आए हैं। उसके बाद खैर उन्होंने पॉलिटिकल पावर भी इस्टेब्लिश करना चाहिए, टेरिटरी भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। ब्रिटिशर्स जो है इन द बिगिनिंग वर नॉट इंटरेस्टेड इन स्प्रेडिंग देयर रिलीजन, ठीक है। वो कहते थे कि भाई अपना इंडियंस जो अपना रिलीजन जो फॉलो कर रहे हैं वो करते रहे, दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन मिशनरी वर्क, ठीक है। लेटर दे डिड, बट स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि उनको कोई मिशनरी वर्क से कोई फर्क नहीं था। बट हाँ डेन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे ट्रेड और कमर्स और मिशनरी वर्क यहाँ पे फैलाना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी सेटलमेंट जो ब्रिटिशर्स को सेल कर दी थी 1845 में। एंड दिस वे जो डेन्स हैं उनका भी एरा यहाँ पे इंडिया में मतलब खत्म हो गया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसको आप रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा एक्सप्लेन्ड अगर आपने इसमें लेक्चर देखना है तो आप मेरी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है वो देख लीजिए, ठीक है। तो आई विल सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप रिवाइजिंग, टेक केयर, बाय बाय।